आप सब लोग आज यूनिट 3 का हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, काउजेस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, टाइप, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है या कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ASD भी कहा जाता है, ASD या ऑटिज़म भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता क्या है, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कंडीशन है जिसमें फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट पर्सन, मतलब पहले 3 साल, शुरुआती के पहले 3 साल में बच्चे का जो है या किसी व्यक्ति का अफेक्ट्स पर्सनस एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी बात करने की क्षमता को अफेक्ट करता है। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप समझने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और रिलेट टू अदर्स, दूसरे व्यक्ति से कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसमें। टू अदर्स एंड इट्स फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद अनयूजुअल और स्टीरियोटिपिकल रिचुअल बिहेवियर्स। स्टीरियोटिपिकल और रिचुअल्स बिहेवियर, अजीब से बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, ASD is a neurological and developmental disorder that affect how people interact with others। हम कैसे लोगों से बातचीत करें या कैसे इंटरेक्ट करें, ठीक है, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कैसे हम कम्युनिकेट करें दूसरे व्यक्ति के साथ, लर्न कैसे करें कोई भी चीज़ को, एंड बिहेव, यानी अपने आप को अपना बिहेवियर एक दूसरे के प्रति कैसे रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उसमें ASD वाले बच्चे जो है नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें सामने एक बड़ा व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करना है, एक छोटा व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, या कैसा बिहेवियर उसके सामने रखना चाहिए, या जो हमारे समान है एज का व्यक्ति है तो उसके साथ कैसे हमें रहना चाहिए। कोई बाहरी व्यक्ति आया है, ठीक है, तो उसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट करें, बिहेव करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनको समझने में परेशानी होती है। ठीक है, ये ऑल्दो ऑटिज़म कैन बी डायग्नोज एट एनी एज, ऑटिज़म को किसी भी एज में डायग्नोज किया जा सकता है और ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बिकॉज सिम्टम्स जनरली अपियर्स इन द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, यानी ये इसके सिम्टम्स जो है पहले शुरुआती के 3 साल के अंदर ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन NIMH के अनुसार पहले 2 साल के अंदर दिखाई दे सकते हैं सिम्टम्स, ये NIMH का कहना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, अ गाइड क्रिएटेड बाय द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, यानी APA द्वारा जो है ये बनाया गया है। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर पीपल विद ASD। ठीक है, तो DSM-5 के अकॉर्डिंग जो है APA जो है कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है और डायग्नोज कैसे करता है मेंटल डिसऑर्डर को, जब जैसे कि ASD हो गया। ठीक है, तो ASD को कैसे डायग्नोज करने हैं, तो इसने 3 तरीके अपनाए हैं। APA ने 3 तरीके बताए हैं जिसके माध्यम से हम या पता लगा सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं कि बच्चा ASD है या नहीं है। तो पहला है डिफ़िकल्टी विथ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर पीपल्स, यानी दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करने में या इंटरेक्ट करने में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इसमें रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है, इंटरेस्ट, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में इंटरेस्ट जो है बहुत कम दिखाते हैं बच्चे, ASD वाले बच्चे जो हैं। ठीक है, और रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। मान लो कोई मूवी देख लिया है या कोई बात ऐसी उसके मन में रह गई, जैसे बाबा बाबा बाबा, पानी 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 पानी, ऐसे बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करते रहेगा, पानी पानी पानी। ऐसे अगर कोई पानी वर्ड है, ये शब्द है, तो उसको बार बार रिपीट करते रहेगा। और सिम्टम्स दैट, तीसरा पॉइंट क्या है, सिम्टम्स दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फंक्शन, यानी हमारे फंक्शंस इन ए स्कूल में कोई फंक्शंस करना है, यानी कोई वर्क करना है,
ठीक है, या हमारे पर्सनल लाइफ जो हो गई, ठीक है, अपने पर्सनल एरियाज़ है, जैसे इमोशनल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल्स हो गया, ठीक है, या एकेडमिक लेवल पे, इन सभी लेवल्स पे जो है हमें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। ये 3 जो पॉइंट है ये एपीए द्वारा निर्धारित किए गए हैं, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। ऑटिज़म इज़ नोन एज अ स्पेक्ट्रम, ऑटिज़म को स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है, बिकॉज देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन इन द टाइप। स्पेक्ट्रम यानी उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑटिज़म हो सकते हैं। और ऐसे तो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो नाम दिया गया है इसी बेस पे लिखा गया है। एक ऑटिज़म हो गया जिसके अलग रेंज है, ठीक है। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर हम जोड़ देते हैं तो उसमें और भी वेराइटीज़ आ जाती हैं ऑटिज़म के, ठीक है, इन टाइप ऑफ सेवेरिटी लेवल्स पे, ठीक है, ऑफ सिम्टम्स विथ एक्सपीरियंस। पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स, रेस, एथेंटिसिटी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैन बी डायग्नोज विद ASD, ठीक है। किसी भी जेंडर का हो व्यक्ति, किसी भी रेस कास्ट का हो, एथेंटिसिटी हो या इकोनॉमिक, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है व्यक्ति, तो वो डायग्नोज अगर होता है ASD से तो वो ASD कराएगा। एंड ये जो है ASD एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, इसका ट्रीटमेंट भी है एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स या नीड्स या डेली फंक्शन जो हमारा रूटीन है उसके अनुसार। इसमें जो है रूटीन फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। अगर रूटीन फॉलो नहीं करते हैं ASD में तो फिर वाले बच्चे जो है बहुत ही हाइपर एक्टिव या फिर हाइपो एक्टिव, 2 प्रकार के होते हैं ASD बच्चे। एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर होगा और नहीं तो बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव होगा, 2 तरह के होते हैं इसमें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रिकमेंड दैट ऑल चिल्ड्रन रिसीव स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज़म, यानी AAP ने जो है रिकमेंड किया है कि सारे चिल्ड्रन जो है सबको रिसीव ही किया जाए स्क्रीनिंग करने के लिए कि उनको ऑटिज़म है कि नहीं। एंड केयर गिवर should talk to their child's health care provider about ASD स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन, ठीक है। केयर गिवर क्या करे, बातचीत करे, ठीक है, बच्चे के हेल्थ केयर को से निर्धारित कि एवोल्यूशन करने के बाद या स्क्रीनिंग करने के बाद कि क्या उनका बच्चा ASD है या नहीं है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं या काउजेज क्या क्या हो सकती है, कारण क्या हो सकता है ASD होने का, ठीक है। तो रिसर्चर्स डू नॉट नो द प्राइमरी काउज ऑफ ASD, यानी कि रिसर्चर्स ने जो है अभी तक कोई भी इसका प्राइमरी काउज नहीं बताया है और ना उन्हें पता चल सका है अभी तक कि प्राइमरी काउज हो क्या सकते हैं ऑटिज़म होने के। बट अ पर्सन जीन्स कैन एक्ट टुगेदर विद एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, हो सकता है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हो या डेवलपमेंटल लीड्स टू ASD, डेवलपमेंटल डिलेज भी हो सकता है। Some factors are associated with increased likelihood of developing ASD include, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ASD को डेवलप करने में रुकावट या फिर जो डेवलपमेंट होती है वो उसके अनुसार नहीं हो पाती है, जैसे कि हैविंग अ सिबलिंग विथ ASD, अगर किसी सिबलिंग है कोई ASD तो वो हो सकता है। ओल्ड पेरेंट्स हो सकते हैं, यानी मतलब ज़्यादा एज में माता पिता बने हैं तब उसका एक कारण हो सकता है। सर्टेन जेनेटिक कंडीशन भी हो सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, ठीक है, एक जेनेटिक कंडीशन हो गया। वेरी लो बर्थ वेट, अगर किसी व्यक्ति का या बच्चे का जो है लो बर्थ वेट है तो ये भी एक कारण हो सकता है ASD होने का। अब प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे करें, तो इसके 3 तरीके बताए हैं मेंटल हेल्थ ने 3 फॉर्म्स बताई हैं। फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, इसमें क्या किया जाता है, इसका एम होता है प्राइमरी प्रिवेंशन का कि रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिसऑर्डर को के जो डिसऑर्डर्स हैं या उनके इंसिडेंस हैं उसको कम करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड टारगेट ब्रॉड पॉपुलेशन, टारगेट रखना ब्रॉड, जो बहुत बड़े पॉपुलेशन को टारगेट करना, ठीक है, ताकि उसे हम कम किया जा सके, उनके इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। सेकंड है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें वो सारे
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं जो एट रिस्क पे होते हैं, ठीक है, जिसकी सिवियरिटी लेवल हाई होती है, यानी सीवियर कैटेगरी के हो गए या प्रोफाउंड कैटेगरी के हो गए, उन सभी, या मॉडरेट कैटेगरी के हैं, तो उन सभी को जो है एक ग्रुप में जो है एक टारगेट किया जाता है कि हाँ इनको जो है सबसे पहले हमें इनके रिस्क फैक्टर्स को कम करने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है, इनको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आगे और इनके जो है परेशानी ना बढ़े, ठीक है। तीसरा है टेरिटरी प्रिवेंशन, जिसमें क्या है, प्रिजर्व फंक्शनल अडेप्टेशन एंड द वेल बीइंग ऑफ पर्सन्स एंड अवॉइड रिलैप्स, यानी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके फंक्शनल अडेप्टेशन को प्रिजर्व करके, मतलब जितना उनका अडेप्टेशन है, फंक्शनल लेवल है, वो घटे नहीं, ठीक है, उसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, उन्हें नए चीज़ें सिखाने की कोशिश करना चाहिए, या अपने डेली एडीएल एक्टिविटीज़ में, जैसे पुअर होते हैं एचडी वाले बच्चे, तो उनकी जो एडीएल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो उनको आगे सिखाना चाहिए और साथ ही बढ़ाने की आवश्यकता है उनको, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज़ क्या क्या अपना सकते हैं इनको बचाव करने की, ठीक है। तो लाइफ कोर्स फ्रॉम प्रीनेटल पीरियड टू ओल्ड एज तक, प्रीनेटल से ओल्ड एज तक हम क्या क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, ठीक है, बचाव के एज के। तो विथ वेरिएबल फोकस फॉर ईच टाइप डिपेंडिंग ऑन द एज ऑन द टारगेट सब्जेक्ट, मतलब डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज में है अभी, ठीक है, उस पर फोकस करना है। फिर उसके बाद ड्यू टू द कंसेप्चुअल ओवरलैप बिटवीन द टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन एंड पॉपुलेशन दे टारगेटेड, यानी कि टारगेट करना है कि किस टाइप का है, कि कैसा प्रिवेंशन, मतलब किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये टारगेट हमें सेट करना होगा। जैसे एग्जांपल में प्राइमरी इंटरवेंशन, सबसे पहले हमें प्राइमरी इंटरवेंशन, प्राथमिक इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना चाहिए जो कि एट रिस्क पॉपुलेशन पे है उनके लिए। एज वेल एज दैट सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं, एंड टेरिटरी प्रिवेंशन में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, ट्रीटमेंट इंटरवेंशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि बच्चे का जो है अडेप्टेबिलिटी या फिर जो एडीएल एक्टिविटीज़ है, या जिस चीज़ की उसकी आवश्यकता है या जिसमें उसे परेशानी हो रही है, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ में परेशानी हो रही है, तो उसको वो ज़्यादा ना बढ़ सके, ठीक है, उसको वहीं पर रोक दे और उसको बढ़ाने की कोशिश करे कि बच्चा सोशल जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, और उसके मेंटल हेल्थ पे कोई प्रभाव ना पड़े, ये भी ध्यान रखना है हमें। एंड साथ ही साथ मोर प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क्स कोड बी डिसेक्ट प्रिवेंशन इन मेंटल हेल्थ बेस्ड ऑन द टाइम रिलेटिव मेजर एट टाइम टू टाइम, हमें फ्रेमवर्क भी चेंज करना होगा, ठीक है, एक प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क लाना होगा ताकि बच्चे की एज के साथ साथ उसके एज के अकॉर्डिंग हमें उसे सिखा सके। इन प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर ऑटिज्म वुड मीन्स एफर्ट्स प्री कंसेप्शनल एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी to manipulate its root causes in an attempt to increase resilience and reduce occurrence। रेसिलियंस को हमें बढ़ावा देना है और ऑकुरेंस जो भी है उसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। एंड टारगेट टू डेवलपमेंटल रिस्क एंड प्रिवेंट फैक्टर टू पार्टिसिपेट टिपोलॉजी ऑफ एचडी टू इंटरप्ले विथ जेनेटिक काउजेज अगर हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट रिस्क को जो है टारगेट करना है हमें, और साथ ही हमें जो फैक्टर्स हो सकते हैं कि नुकसानदायक है बच्चे के लिए, तो उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, वो प्रिवेंटिव फैक्टर्स हमें यूज़ करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 और 3 ईयर्स ऑफ लाइफ, शुरुआती के 2 से 3 साल में प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, तो टेरिटरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बच्चे का डेवलपमेंटल केस हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, बच्चे का डेवलपमेंटल हेल्थ जो है डिले तो नहीं है, ठीक है, अगर डेवलपमेंट डिले है तो उसको कैसे कम करना है डिले को, ठीक है, और साथ ही उसका बर्थ जो स्टार्टिंग बिफोर बर्थ से पहले एंड दस एलिवेटिंग और इवन प्रिवेंटिंग द इमरजेंसी ऑफ ऑटिस्टिक सिम्प्टोमेटोलॉजी, यानी इमरजेंसी अगर पड़ती है तो उसे ऑटिस्टिक सिम्प्टोमेटोलॉजी के पास दिखा सकते हैं,
ठीक है, इमरजेंसी, अगर केस इमरजेंसी का हुआ तो बचाव के तौर पे। ठीक है, अब बच्चा साथ ही साथ इसको ट्रीटमेंट भी, अगर किसी नीड्स की आवश्यकता है, ठीक है, बच्चा मान लीजिए एकेडमिक में अच्छा है लेकिन सोशल और कम्युनिकेशन में जो है पुअर है, तो हमें टारगेट क्या करना है, सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पर टारगेट रखना है, उस पर फोकस रखना है और उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे उसके नीड्स के अकॉर्डिंग, इस पर हमें फोकस करना है। अब चाइल्डहुड में बच्चा आ जाता है और एडल्सेंस में अगर बच्चा है, ठीक है, अंटिल द अडल्टहुड एंड ओल्ड एज तक अब क्या क्या कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम। तो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज मेनली ऑन द सेकेंडरी एंड टेरिटरी लेवल्स इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज और प्रिजर्व द लेवल ऑफ अडेप्टेशन। लेवल्स जब सेकेंडरी लेवल्स पे या टेरिटरी लेवल्स पे जब हम आते हैं तो हमें करना क्या है, तो जो भी हम उसे स्किल्स सिखा रहे हैं उसको और इंक्रीज़ करने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, लेवल्स को बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर बच्चा एक लेवल पे सीख गया तो फिर सेकेंड लेवल पे हम आएंगे। कोई अडेप्टेशन करना है, ठीक है, अगर बच्चा कुछ समझ नहीं कर रहा है, नहीं पा रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो फिर हमें अडेप्टेशन कर लाना है। ठीक है, ऑटिस्टिक पर्सन्स के लाइफ में, एंड दे विल बी प्रिवेंट द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी प्रॉब्लम्स सच एज एक्सट्रीम डिसरप्टिव बिहेवियर्स। बच्चा डिसरप्टिव बिहेवियर्स करता है, डिप्रेशन में है, हो सकता है ट्रांजिशन डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं बच्चों को। इन सब के लिए हमें ट्रीटमेंट इंटरवेंशन देनी होगी और इनहेरेंट प्रिवेंट वैल्यूज़, इन सब को, अगर किसी बच्चे को, बहुत सारे ASD बच्चे हैं जिसको सेंसरी इश्यूज़ होती हैं, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है इनमें। अब टाइप्स कौन कौन से हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, तो पहला तो ऑटिज़म ही हो गया, जिसमें क्या ऑटिज़म में क्या चीज़, तो ऑटिज़म इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ ASD, ये सबसे सीवियर टाइप होता है ASD का। कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन, यानी सोशली कम्युनिकेट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इंटरेक्ट करने में। साथ ही साथ रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक या फिर रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स भी कहा जा सकता है, या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, एक ही बात है। ठीक है, रिपीटेटिव या रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हो गया, बार बार रिपीट करते रहेगा। बिहेवियर में देखा जाएगा कि कोई भी वर्ड्स है तो उसको बार बार, जैसे ऑटिज़म है तो अगर उसे बच्चे को याद है कि ऑटिज़म तो बार बार रिपीट करेगा ऑटिज़म। उसके जब पानी पीने की अगर प्यास लगी तो बोलेगा पानी पानी पानी, बार बार रिपीट करेगा। जब वो खाना, अगर उसे भूख लगेगा तो बोलेगा खाना खाना खाना, अगर उसे बोलना आता हो तो। ठीक है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप्स के बच्चे पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी ऑटिज़म में हैव डिफ़िकल्टी विद सोशल क्यूज़, ढूंढने में परेशानी होगी उनको, मे स्ट्रगल टू फॉर्म रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है, एंड दे मे आल्सो एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज रॉकिंग, स्पाइनिंग, हैंड फ्लैमिंग करते रहेंगे। ठीक है, अपने आप में ही खोए रहेंगे, वो अपनी एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं, रॉकिंग करने लगेंगे, स्पिनिंग करने लगेंगे। ये ऑटिज़म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एस्पर्जर सिंड्रोम दूसरा, ये भी ASD का एक टाइप है जिसमें बच्चे को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होता है, और साथ ही रिस्ट्रिक्टिव इंटरेस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट यानी कम इंटरेस्ट होता है बच्चे को किसी भी प्रेजेंस में, और रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, और इसमें सोशल क्यूज़ को समझने में दिक्कत होती है और स्ट्रगल करता है विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑटिज़म में क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकता था बच्चा, लेकिन एस्पर्जर सिंड्रोम अगर कोई है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी उसको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। ठीक है, दे मे आल्सो हैव इंटेंस इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स और एक्टिविटी, कुछ इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे इसमें कुछ टॉपिक्स पे या कुछ एक्टिविटीज़ पे, और इंगेज रहते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब कोई एक काम करने में इंगेज, अगर कोई काम कर रहे हैं तो बस वो उसी के ऊपर ध्यान देंगे, बाकी इधर उधर क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कोई उधर आवाज़ भी आ रही हो तो उधर देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड टाइप है परवेसिव
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी PDD-NOS। ये जो है दोनों का समरूप है, मिला जुला है, यानी कि ऑटिज्म और अस्पर्जर सिंड्रोम दोनों को मिला करके जो है ये PDD-NOS बना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ASD and characterize the symptoms that do not meet the criteria for the diagnosis of autism or spectrum syndrome, but that still significantly impact in social interaction, communication, behavior, इन सबको impact करता है। and also same symptoms with autism and Asperger syndrome but a lesser degree, यानी कि सिम्टम्स जो ऑटिज़म वाले बच्चे में है और एस्पर्जर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स है सेम सिम्टम्स रहेंगे PDD-NOS में, लेकिन उनकी जो डिग्री यानी जो क्षमता होती है उनकी वो लेस होगी। मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर बच्चा ऑटिज़म या फिर एस्पर्जर सिंड्रोम का है तो सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का होगा, पर इसमें क्या होगा PDD-NOS में ये माइल्ड या मॉडरेट लेवल का बच्चा होगा, डिग्री से ये समझ लो, ठीक है। फोर्थ है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर यानी CDD। क्या ये एक रियल टाइप ऑफ ASD डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें लॉस ऑफ स्किल्स, हम स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हमारी होती है उसकी क्षमता जो है खो बैठते हैं। पीरियड ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल एज में ही हम खो बैठते हैं। चिल्ड्रन विद CDD में एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन एंड अदर डेवलपमेंटल स्किल्स एंड मे डेवलप रिपीटेटिव बिहेवियर और इंटरेस्ट। ये ज़्यादातर जो है 2 से 4 साल तक के बच्चे हैं उनमें देखा गया है, और ये होता क्यों है, सीजर्स होने के कारण या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अगर होती हैं बच्चे को तभी ये CDD होता है। ये बहुत ही रेयर मात्रा में पाया जाता है, मुश्किल से 1% पाया जाता हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो चैलेंज बहुत सारे एरियाज़ में, मतलब वैरायटी ऑफ एरियाज़ में इनको चैलेंज का सामना करना यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे सोशल इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बिहेवियर, सेम थिंग्स, और इम्पैक्ट विद एबिलिटी टू लर्न करने में कोई चीज़, इंटरेक्ट विद अदर्स, ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम में सेटिंग में कैसे बैठना है, कैसे बातचीत करना है, ठीक है, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस इन सब चीज़ों में आती है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो IEP, हम इसके लिए एक अलग से IEP तैयार करते हैं। IEP यानी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स या प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। सभी को अपने यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें IEP तैयार करनी पड़ती है ताकि बच्चा सीख सके। गोल्स लेते हैं, इसमें अकोमोडेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि बच्चा सीख सके। स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी हो सकती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, बिहेवियर थेरेपी की आवश्यकता है बच्चे को तो वो भी, और साथ ही साथ अदर एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करती हैं बच्चे को कम्युनिकेशन करने में, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, बच्चा हो। विजुअल एड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। कुछ बच्चे हैं जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है और साथ ही ASD है तो उनके लिए विजुअल एड्स, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हेल्प करती हैं विथ ASD लर्न एंड इंटरेक्ट विथ अदर्स, दूसरे को से बातचीत करने में। सेंसरी इंटीग्रेशन जिसमें प्रभावित होती है हमारी 5 सेंसेस, वैसे तो 7 सेंसेस होती हैं, जिसमें सेंसरी स्टिमुलस सच एज नॉइज, लाइट या टच। सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स सच एज यूजिंग वेटेड वेस्ट और प्रोवाइड टू क्विट स्पेस फॉर इंडिविजुअल एंड रिट्रीट and can help individual with ASD and manage their sensory experience and improve the ability of focus and learn। हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का फोकस जो है वो बढ़े, इम्प्रूव हो सके, उसकी एबिलिटी लर्न करने की क्षमता बढ़े, ठीक है। सेंसरी इंटीग्रेशन जो जिनको सेंसरी इश्यूज होती हैं, कौन कौन सी सेंसेस है हमारी, 5 सेंसेस होती हैं, नॉइज़, स्किन,
टच, फील, और कौन सी होती है, लाइट, जिस आइज़ की जो हो गया जिससे देखने की क्षमता है, सीज यानी देखने की क्षमता, 5, ठीक है। ये और 2 और होते हैं, एक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन का होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा जो है बैलेंस नहीं कर पाता है, खुद का अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग कौन सी होगी, इनको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है उसको जो स्ट्रगल कर रहा है सोशल इंटरेक्शन में, ठीक है, या कम्युनिकेशन में, उस जो परेशानी हो रही है उसको इंटरेक्ट करने में दूसरे व्यक्ति के साथ या क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि वो उसका सोशल स्किल्स जो है डेवलप हो सके, वो उस बच्चा सीख सके और एप्रोप्रिएट मैनर में बातचीत कर सके, अपना बिहेवियर शो कर सके, सोशल बिहेवियर एप्रोप्रिएट कर सके और इंटरेक्ट कर सके और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करे और मेंटेन रख सके अपने रिलेशनशिप को दूसरे व्यक्ति के साथ। अब मैनेजमेंट एएचडी का कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं या फिर स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके सहायता से हम मैनेज कर सकते हैं, जैसे बिहेवियर थेरेपी हो गया या डेवलपमेंटल थेरेपीज़ हो गया, ठीक है, ये कॉमन है सभी के लिए, जितने भी एएचडी बच्चे हैं उन सभी के लिए कॉमन बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है या डेवलपमेंटल थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस हो जाती है, जिसमें एबीए भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म्स याद रखने क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट है। एबीए यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एएचडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, एसएलटी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी ओटी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। अब सेकंड है मेडिकेशंस, ठीक है, ये मैनेज करता है सिम्टम्स को, कम करने की कोशिश करता है। मेडिकेशन जो है हमारे एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को और हाइपर एक्टिविटी, ये तीनों को कम करने की कोशिश, ठीक है, क्योंकि इसका एएचडी का कोई क्योर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वहीं तक रोक करके रख सकते हैं कि ज़्यादा ये बढ़े ना एज के साथ, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। गाइडेंस ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एक गाइडेंस के साथ प्रॉपर मेडिकेशन कराना चाहिए हमेशा डेली रूटीन में, ताकि जो भी हम मेडिकेशन बच्चे को देते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके और इंटरेक्ट विद अदर मेडिकेशंस, और साथ ही साथ दूसरे के साथ मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट हो सके। न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी इंटरवेंशन, यानी कि एक बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, जितने बच्चे की आवश्यकता है। कई बार देखा गया कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा डाइट खा लेते हैं, ठीक है, जो कि जितनी आवश्यकता नहीं होती है, और कभी कभार जो है बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, तो इसलिए प्रॉपर बैलेंस डाइट की दे हमें उन्हें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, विजुअल एड्स हो गया, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गया, सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड में, जैसे कि जो फैमिलीज चैलेंज करती हैं एसोसिएटेड विथ एएचडी एंड कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट्स, यानी कि पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए और सपोर्ट ग्रुप्स, ताकि पेरेंट्स जो है सर्विसेज के माध्यम से बच्चे की और हेल्प कर सके, ठीक है, और भी सोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, इंफॉर्मेशन और गाइडेंस भी प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि बच्चे को सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।